जय हिंद। ये पॉलिटी का प्रीवियस इसका क्वेश्चन है, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे केवल ऑप्शन को टिक लगा देंगे, तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और आप क्या कर सकते हैं ना कि आप चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा शांत बना करके रखें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप खुद को शांत बना करके रखिएगा ना, उतना ज़्यादा आप तीव्र गति से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। इसलिए खुद को थोड़ा शांत बना करके रखिए, झूठ मूठ की इधर उधर की बातें मत किया कीजिए, ठीक है। खुद से बातें कीजिए, खुद को आप देखिए कि हम में क्या कमी है, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीधी बात और नो बकवास। देखिए क्या बोला गया है कि भारत का गवर्नर जनरल, अब देखिएगा यहाँ पे भारत का नहीं होगा, देखिएगा बंगाल का होगा। जैसे में हम बताते हैं का कि जब बंगाल जो था, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर भी हुआ था। तो प्रथम गवर्नर कौन था? तो गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर कौन था? तो कहिए कि रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। ये रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट जो क्लाइव था, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ठीक है। अब क्या होता है कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो इसके तहत में क्या कर दिया जाता है, ये गवर्नर का जो पद था इसको गवर्नर जनरल नाम दे दिया जाता है, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो अब खुद बताइएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं, तो जब इस समय 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस। कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस था। और जब इस समय जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उस समय भी कौन अभी है ही? तो यही वारेन हेस्टिंगस है। अब पद का नाम बदल दिया गया है, तो अब खुद बताइएगा कि अब अंतिम, अगर देखिएगा यहीं पे क्वेश्चन काफी ज्यादा इसको रटने की कोशिश करते हैं। अगर अंतिम गवर्नर पूछ दे तो भी वारेन हेस्टिंगस, अगर ये पूछ दे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी वारेन हेस्टिंगस। समझ में तो आ गया ना? तो बस यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा और हम चीजों को बता देते चलते हैं क्या। फिर 1833 ईस्वी का जो अधिनियम आता है, उसके तहत में क्या कर दिया जाता है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कर बना पद दे दिया जाता है कि भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, जैसे में अभी यहाँ पे तो ये हो गया। हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में और भी आ सकते हैं, गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1858 ईस्वी का जो अधिनियम आता है, ठीक है, 1858 यहाँ पे लिख देते हैं। 1858 ईस्वी का जो अधिनियम आता है, तो बंगाल का जो ये सॉरी ये भारत का जो गवर्नर जनरल था, उससे पद को हटा करके अब एक नया पद बनाया गया। कौन था? तो वो था वायसराय, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जोखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यानी सीएजी की बात कर रहा है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको संविधान में हमारे कौन से आर्टिकल में इसका चर्चा किया गया है? तो आर्टिकल 148 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। अगर इसके कार्य एवं शक्ति की अगर हम बात करते हैं, कार्य एवं शक्ति, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल होता है? 149। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम यही यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा, बात करते हैं कि इसका कार्यकाल कब तक होता है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ये एक दलीय सदस्य, एक दलीय क्या है? ये संस्था है, ठीक है। ये एक दलीय है, इसमें एक ही सदस्य होते हैं, एक सदस्य होते हैं, ठीक है, एक सदस्य होते हैं, ठीक है। अब हम आपको ये पूछते हैं कि इसकी नियुक्ति की बात करते हैं, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं कौन? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये काम क्या करता है? सबसे पहली बात कि ये काम क्या करती है, सीएजी के काम क्या है? तो सीएजी जानते हैं क्या काम करता है? जैसे में भारत सरकार या राज्य सरकार या कोई भी सरकारी कंपनी है, जो खर्चे करती है ना, उस खर्चे को ऑडिट करने का काम करती है। करने का मतलब क्या होता है? यानी उसको जांच पड़ताल करने का काम करती है कि तुमने जो सही किया है वो सही तरीके से सही किया है या नहीं किया है। खर्चा किया है जो सही तरीके से किया है या नहीं किया है, उसको जांच पड़ताल करने का काम करती है। अब ये क्या जैसे में रिपोर्ट देती है, तो अब ये रिपोर्ट का ऑडिट फिर कौन जांच पड़ताल करता है? ऐसा तो नहीं है। जैसे में हो सकता है कि इसके जो मेंबर हैं इस सरकार से मिले जुले हो, ये जो सीएजी है सरकार से मिला जुला हुआ, तो ये जो ऑडिट देता है तो इसका जांच पड़ताल फिर कौन? लोक लेखा समिति करता है, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति के बारे में हम आपको बताए ही हैं कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं विपक्षी दल के व्यक्ति होते हैं। और विपक्षी दल वाला होगा तो बढ़िया से जांच पड़ताल करेगा कि भैया तुमने ठीक ठाक से जांच पड़ताल किया है कि नहीं, कि मिला हुआ हो। समझ में आ गया? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत में दल बदल संबंधित मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। अब देखिएगा, पहले दल बदल की हम बात कर लेते हैं। दल बदल यानी 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो कब?
तो 1985 में होता है, 1985 में होता है। इसमें फिर एक ठो क्या, एक अनुसूची जोड़ा गया, 10वां अनुसूची। ये 10वां अनुसूची में क्या कर दिया गया, ये 10वां अनुसूची में दल बदल को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। ठीक है, 10वां अनुसूची जोड़ा गया और उसमें दल बदल से संबंधित अधिनियम को ऐड कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या है, 10वां अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित अधिनियम है। अब क्या होता है ना कि जैसे में 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी में चल जाते हैं तो दल बदल नहीं कहलाएगा। अगर 2/3 से कम है, अगर चले जाते हैं दूसरे पार्टी में, तब दल बदल उस पर लागू होगा और उसकी सदस्यता भी खत्म हो सकती है क्या, हो ही जाएगा। तो इसका निर्णय कौन लेता है, यही पूछा गया है कि इसका निर्णय कौन लेगा। तो इसका निर्णय लेगा पीठासीन अधिकारी लेगा, यानी उसके अध्यक्ष लेंगे। ठीक है, उस सदन के। तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, अब आंसर इसका देखिएगा सदन के अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। तो देखते हैं, संघात्मक, प्रांतीय सरकारों को, प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। संघात्मक व्यवस्था में क्या ये सब बातें, ऐसा थोड़ी नहीं है कि प्रांतीय सरकार सर्वोच्च होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है रहेगी, राजनीतिक दल सर्वोच्च होता है। देखिएगा इस तरह के ऑप्शन आप एलिमिनेट कर करके ही आप पहुंच सकते हैं। शक्तियों का समेकन होता है, क्या शक्तियों को संकुच, समेकन कहने का मतलब है कि एकदम सिकुड़ाया गया है, यानी समेट दिया गया है। क्या ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। संविधान की सर्वोच्चता, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। अब देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन पहले करता है, सबसे पहले देख लेते हैं इसकी नियुक्ति की बात करते हैं। तो इसको नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति जी जो करते हैं, तो अब इसको हटाने की बात आता है, तो इसको ऐसे नहीं हटा सकते हैं, यानी संसद से, कहाँ से, संसद से। तो संसद में कौन कौन हो गए, एक तरफ लोकसभा और एक तरफ राज्यसभा, ये दोनों सदन से पास होगा, हटाने का प्रस्ताव पास हो जाएगा। कितने बहुमत से, तो 2/3 के बहुमत से पास हो जाएगा। तब राष्ट्रपति जी इसको क्या कर सकते हैं, हटाने का आदेश दे सकते हैं, यानी राष्ट्रपति हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से पास होने के बाद अपना मन से नहीं, राष्ट्रपति के मन किया कि हटा देते हैं, तो नहीं, संसद से पास होना पड़ेगा, वो में विशेष बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत से भी नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा कि विशेष बहुमत। तो ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, गलत। मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, संसद के दोनों सदनों द्वारा, हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है संसद के दोनों सदस्यों द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति हैं तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कैसे लगाइएगा। लोकसभा के द्वारा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिएगा, प्रारूप समिति की बात करते हैं तो इसका गठन कब होता है, तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है प्रारूप समिति का। इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो भीमराव कौन थे, अंबेडकर इसका अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें कितने मेंबर थे, तो इसमें 7 मेंबर थे। तो एगो कौन थे, तो एगो यही हो गए भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे। तो एगो मिला के छोड़ दीजिएगा तो 6 दलीय हो जाएगा, और एगो अध्यक्ष तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा राज्यपाल। अगर राज्यपाल की हम बात करते हैं तो राज्यपाल का चर्चा कौन से आर्टिकल में किया गया है, 153 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, 153 में इसका चर्चा किया गया है। और 155 के तहत में राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल बनने के लिए आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये सब क्वेश्चन क्या बताने लायक है क्या। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखिएगा, प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रस्तावना की अगर हम भाषा की अगर हम बात करते हैं तो ये भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर ये प्रस्तावना जो आप पढ़ते ना हम भारत के लोग वही वाला, अगर ये कहाँ से लिया गया है तो ये लिया गया है अमेरिका से। लेकिन अगर भाषा पूछ देगा तो भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, अब देखिएगा इसके पीछे हिस्ट्री को देख लेते हैं। बात है 13 दिसंबर की, 13 दिसंबर 1946 की बात है। जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था,
ये भावी हमारा संसद कैसा होगा उसके प्रारूप था, ठीक है ना, कि इस तरह से हमारा संसद होगा, ठीक है। तो उसको संविधान सभा ने कब स्वीकार कर लेता है? 1947 में 22 जनवरी को, ठीक है। और यही आगे चल करके क्या बन जाती है? प्रस्तावना बन जाती है। अगर हम बात करते हैं कि प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुए हैं, और उसमें क्या जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। उसमें क्या जोड़ा जाता है? तो इसमें जोड़ा जाता है समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, फिर उसके बाद में पंथ निरपेक्ष, और फिर उसके बाद में एक और जोड़ा जाता है क्या? अखंडता। ये 3 शब्द क्या हो जाते हैं? जोड़े जाते हैं हमारे प्रस्तावना में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि डॉट 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 के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। अभी हमने चर्चा किया है, पिछले क्वेश्चन में ही हमने चर्चा किया था। तो किसके आदेश पर? राष्ट्रपति, ठीक है, क्योंकि संसद से पास होना होगा, संसद से क्या होगा? पास होगा, यानी लोकसभा से, और इधर राज्यसभा से पास होगा, तब राष्ट्रपति जी इसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, ठीक है, हटा ही देंगे। अब पास कैसे होगा? 2/3 बहुमत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिएगा 2020 का क्वेश्चन है, तो आप बना ही लीजिएगा, ऐसा थोड़ा नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको बनाना भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान 2020 में पूछा है, करंट अफेयर के रूप में पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, देखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये कब आता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आता है, हमारे संसद में पेश होता है 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2009 को क्या होता है? पेश होता है, ठीक है। और इसे 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। तो ये वाले डेट को आप बहुत अच्छे तरह से याद रखिएगा, यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आप याद रखिएगा कि संसद में कब पेश किया गया था? तो 4 अगस्त हमने, देखिए अप्रैल लिख दिया, सॉरी यहाँ तो सही लिखा है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिखा है अगस्त, यहाँ पे ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 1 अप्रैल को लागू है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। 4 अगस्त को क्या हुआ था? 2009 को लागू संसद में पेश किया गया था, और 1 अप्रैल 2010 को क्या हो गया था? लागू हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके उसे एक स्वतंत्र स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? देखिएगा, बात करते हैं 1919 ईस्वी का जो अधिनियम आया था, तो 1919 ईस्वी के अधिनियम में क्या किया था कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, ठीक है, द्वैध शासन लागू किया गया था। अब देखिएगा, द्वैध शासन तो लागू किया गया था, फिर उसके बाद में 1935 ईस्वी का जो अधिनियम आता है, तो फिर उसमें प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और केंद्र में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। केंद्र में कहाँ? प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन राज्य में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत, तो अंत कब से होगा? तो ये 1935 से, अगर प्रारंभ कहता तो 1919 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया था? देखिएगा, स्वतंत्रता अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, तो 3 जून 1947 ईस्वी को ये लॉर्ड माउंटबेटन जो था, ये क्या करता है कि भारत विभाजन का जो प्रस्ताव 3 जून का योजना बनाता है, उसके तहत में क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान को एक बंटवारा के रूप में 2 डोमिनियन राज्य बनाया जाता है। राज्य कहने का मतलब स्टेट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 3 जून का इसे घोषणा भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसे संसद में कहाँ पे पेश किया जाएगा? ब्रिटिश संसद में पेश किया जाएगा। तो वहाँ पे जानते हैं 16 जुलाई को लोअर हाउस में पेश किया गया, और 17 जुलाई को क्या कर दिया गया था? सो यहाँ 15 ही रखिएगा, ठीक है, ये यहाँ 15 ही था, ठीक है, यहाँ पे 15 ही था, यहाँ पे 15 था, ठीक है, और यहाँ पे 16 था, ठीक है। अब क्या था कि इस 15 जुलाई को ये यहाँ पे कौन से ये लोअर हाउस में पेश किया गया, और ये 16 जुलाई को कहाँ पे? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यानी अपर हाउस में पेश किया गया, ठीक है। कहाँ पे? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किया गया।
अब क्या होता है फिर उसके बाद में, जब तक रानी का सिग्नेचर नहीं होगा, तो रानी का सिग्नेचर नहीं होगा तब आप कैसे उसको कर सकते हैं कि हमको मिल, जैसे मैं अभी हम आप देखे होंगे कि जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तब तो राष्ट्रपति का तो सिग्नेचर होना चाहिए, तो उसी तरह से वहाँ की रानी का सिग्नेचर होना चाहिए। तो वहाँ की रानी जो सिग्नेचर करती है कब, तो 18 जुलाई को कर देती है, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को कर देती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है, सो देखिएगा कि कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? अब देखिएगा, यानी स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, ठीक है, यानी स्वतंत्र भारत के फिर उसके बाद में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो उसी में पूछा गया है कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो यही कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन हमें और भी चीज़ को देख लेना है। यहाँ बलदेव सिंह की बात करते हैं तो इनके पास में कौन सा था, रक्षा मंत्रालय था। ठीक है, इसके पास में रक्षा मंत्रालय था। जॉन मथाई की बात करते हैं तो इनके पास में रेल एवं परिवहन मंत्रालय था। रेल एवं परिवहन मंत्रालय किसके पास में था, ये जॉन मथाई के पास में था। जगजीवन राम के पास में कौन सा मंत्रालय था, तो श्रम मंत्रालय था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पे। हाँ, अगर पीडीएफ किन्हीं को लेना है तो टारगेट जीएस बाई मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ज्वाइन करने के बाद में अब क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। देखिएगा, हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो हमारे संविधान में भाग में 20 में इसका चर्चा किया गया है, भाग 20 में। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 368 में, ये कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और फिर उसके बाद में क्या लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन के बाद में फिर क्या लिया गया है, सबसे मुख्य आपको डीपीएसपी तो पता होना चाहिए ना, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहीं से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, कनाडा से केंद्र राज्य संबंध और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां जो होगी केंद्र सरकार के पास में होगी, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे के संबंध में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। देखिए, केंद्र राज्य संबंध की बंटवारा की बात करते हैं तो आप जानते हो कि एक स्टेट लिस्ट होता है, ठीक है, जिसको आप राज्य सूची बोलते हैं। ठीक है, राज्य सूची, और एक होता है संघ सूची। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं राज्य सूची, और फिर एक क्या होता है, संघ सूची। ठीक है, और एक क्या होता है, एक होता है समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची, जिसको कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। राज्य सूची स्टेट लिस्ट की बात बात करते हैं तो इसमें अधिकार जो कानून बनाने का होता है ये स्टेट गवर्नमेंट को होता है। ठीक है, और संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। और समवर्ती सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है, दोनों बना सकता है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, दोनों को दोनों बना सकती है। ठीक है, तो इसी का चर्चा कौन से अनुसूची में किया गया है, तो ये 7वें अनुसूची में किया गया है। कौन से अनुसूची में, तो 7वें अनुसूची में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं और भी की, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जैसे में सीजेआई है, सीजेआई है, लोकसभा के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, ये सभी के क्या इसमें शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। 9वीं अनुसूची के भूमि सुधार से संबंधित कानून है। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में किसका चर्चा किया गया है, भाषा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है, 74वां संविधान संशोधन। तो सबसे पहले आप बताइए कि 74वां संविधान किससे संबंधित है। तो 74वां संविधान संशोधन जो है ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, अब 73वां किससे है, तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 73वां पंचायती राज से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आता कब है, तो देखिएगा 1992 में आता है, लेकिन लागू जो होता है ये होता है, जो होता है 1993 में लागू हो जाता है। ठीक है, तो यही पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगर हम बात करते हैं कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो 29 विषय का चर्चा किया गया, यानी 29 विषय पर ये काम कर सकती है। अगर ये नगर पालिका की अगर बात करते हैं, ठीक है,
तो ये कितने पर, तो ये है 18 विषय, इसमें 18 विषय का चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित 5 क्षेत्रीय परिषद में किस शहर में उसका मुख्यालय नहीं है। देखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में तो आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन शहर में बनाया गया था वो हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, आपको महानगर याद है ना? तो हाँ, बिल्कुल याद तो होगा। आपको दिल्ली याद है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको कहाँ? मुंबई याद है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको कहाँ? चेन्नई याद है ना? चेन्नई याद है। और फिर उसके बाद में आपको कहाँ? कोलकाता याद है, ठीक है। ये 4 को तो आपको ऐसे ही याद है, और एक और आप ऐड करिएगा, कौन? इलाहाबाद, ठीक है, जिसको आप प्रयागराज भी बोला जाता है, ठीक है, प्रयागराज। तो ये 5 जगह क्या थे? क्षेत्रीय कार्यालय थे, ठीक है। तो नहीं कहाँ पूछा गया है, तो देखिएगा, इलाहाबाद तो था, गलत। कोलकाता है, गलत। चेन्नई है, गलत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं अगले पे। संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? देखिएगा, आज हमें ना कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पढ़ना है, तो थोड़ा-सा हम क्या कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन से संबंधित है वही हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? और भी देखे होंगे कि हम काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं इस पे। तो क्या लगा, आज क्योंकि क्वेश्चन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? अब देखिएगा, उन 19 का संबंध यानी अब देखिएगा 19 का संबंध किससे है देख लेते हैं। 12 से लेकर के 35 तक में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है। दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो देख लेते हैं मौलिक अधिकार। नागरिकता की बात करते हैं तो 5 से 11 में है। नागरिकता का कहाँ से चर्चा किया गया है? ये 5 से 11 में इसका चर्चा किया गया है, तो ये नहीं होगा। केंद्र राज्य संबंध भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई कैसे हो जाएगा? क्योंकि आप जानते ही हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से? 12 से 35 तक। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि निम्न में से किस निवारक निरोध कानून को समाप्त किया जा चुका है? देखिएगा, निवारक निरोध कानून की बात करते हैं, जैसे में आप ये भी जानते होंगे ना कि आर्टिकल 22 का आप यूज करते हैं बार बार, क्या कि 24 घंटा के अंदर में हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन इसके तहत, ये सभी के तहत में अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा ना, तो 24 घंटे छोड़ तो दीजिए, आपको 3 महीना का छोड़ दीजिए, कम से कम आपको 3 महीना तक अंदर रखेगा, ठीक है। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, और वह में आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा, तो ये एक कौन-कौन था, ये सब जो था, जो एक्ट था उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रथम जो एक्ट आया था मीसा, मीसा, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये कब आया था? तो 1971 में आया था। कब आया था? देखिएगा, आप याद रखिएगा, मीसा, और इसी के नाम पे लालू यादव जो है, इसी के तहत में लालू प्रसाद को क्या कर दिया गया था? अरेस्ट किया गया था 1971 में, मीसा एक्ट के तहत में, ठीक है। ये लागू कब होता है? 1971 को लागू होता है, और ये समाप्त कब होता है? 1977 को समाप्त हो जाता है। और इसी के यादगार में अब ये लालू प्रसाद जो थे, क्योंकि उस समय उन्हीं की बेटी का जन्म हुआ था, जो उनका नाम क्या रख दिया गया? मीसा भारती। समझ में आ गया? तो इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कब लागू होता है? तो लागू होता है 1971 में। समाप्त कब कर दिया जाता है? 1977 में। अब देखिएगा, फिर उसके बाद में एक और एक्ट आता है टाडा, ठीक है, ये टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज, ये कब हो लागू होता है? तो ये लागू की अगर बात करते हैं तो 1985 को लागू होता है। तो समाप्त कब होता है? तो ये समाप्त जो होता है ये 1995 को। ये सबके तहत में जब अरेस्ट किया जाता ना है, तो 24 घंटा भूल जाइए, ठीक है। ये कब किया जाता है? तो ये 1995 में समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और आता है पोटा, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, ये कब आता है? तो ये 2002 में आता है। आप एक भी देखेंगे, एक भी दे रहा है, दो भी दे रहा है, आप कुछ भी ध्यान रख सकते हैं। लागू कब होता है? तो ये लागू होता है कब? 2002 में, ठीक है। समाप्त की अगर हम बात करते हैं तो ये समाप्त कब हो जाता है? तो ये समाप्त जो होता है 2004 में होता है, ठीक है। समाप्त कब होता है? तो 2004 में। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आतंकवादी आतंकवादी निबंध विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध 1985 समाप्त किया जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या अभी हमने बताया कि इसका समाप्त कब किया जा चुका है, यानी टाडा का, ठीक है, यानी टाडा का। तो टाडा का समाप्त कब होता है? तो 1995 में। तो समाप्त हो गया है ना, ठीक है, ये भी समाप्त हो गया है। अब ये देखिएगा, पोटा की बात करते हैं, तो पोटा भी तो समाप्त हो गया है 2004 में, तो ये भी समाप्त हो गया है। तो पूछा क्या, अगर समाप्त किया जा चुका है तो दोनों को दोनों समाप्त किया जा चुका है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे।
आगे क्या बोला गया है कि अन्नपूर्णा योजना मूल अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद से आच्छादित है? देखिएगा, ये अन्नपूर्णा योजना की अगर हम बात करते हैं, तो ये अन्नपूर्णा योजना जानते हैं कब लागू होता है? 1 अप्रैल 2000 को ये लागू हो जाता है, ठीक है? कब लागू होता है? तो 1 अप्रैल 2000 को। अब देखिएगा, अन्नपूर्णा से समझ ही में आ रहा होगा कि अन्न की बात इसमें कर रहा, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ पे चर्चा करने वाले क्या हैं, जो आर्टिकल जो हमें दिया गया है वो देखिए, यहाँ तो देखिएगा ये नागरिकता से संबंधित है। देखिएगा, आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको तो पता होगा कि अनुच्छेद 5 ये नागरिकता से संबंधित है, ये तो होगा नहीं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार है, ये भी नहीं होगा। अब आपको यहीं पे ना फंस सकते हैं। देखिएगा, इस तरह से आप क्वेश्चन पे जा सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं आर्टिकल 41 के बारे में बताते हैं, जिसमें ये तो डीपीएसपी का है, क्योंकि 36 से 51 तक में डीपीएसपी का चर्चा किया गया है, तो ये तो 41 बीच में आ रहा है, तो डीपीएसपी का है। अब देखिएगा, इसमें चर्चा क्या किया गया है कि डीपीएसपी का मतलब तो समझते हैं कि राज्य से उपेक्षा किया जा सकता है कि वह कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए कुछ प्रावधान करे, ऐसा किया जाता है ना। तो देखिए, कुछ प्रावधान कर रहा है। आर्टिकल 41 के तहत में राज्य राज्य कहने का मतलब कोई स्टेट से बात नहीं है हो रही, राज्य कहने का मतलब क्षेत्र से। यहाँ पे दोनों चीज आ रहा है, स्टेट और देश दोनों आ रहा है, ठीक है। यानी चलिए अब देश से समझ लीजिए। अब क्या होता है ना कि राज्य से क्या उपेक्षा किया जा रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, जैसे में अब बुढ़ापा है, ठीक है, आर्टिकल 41 की बात कर रहे हैं, बुढ़ापा है, बीमारी है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, बुढ़ापा है, बीमारी है, फिर उसके बाद में शिक्षा को भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आप क्या कह सकते हैं, काम की बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में लोक सहायता की अगर आप बात कर सकते हैं। ये विभिन्न तरह के जो योजना जो चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, ये आर्टिकल 41 के तहत में ही चलाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार से उपेक्षा किया गया है कि आप लोगों को कल्याण के बारे में कुछ उपाय करिए, ठीक है। डीपीएसपी तो यही बोलता है। तो क्या इसके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं। अगर ये कोई योजना सरकार बंद कर दे रही है, तो क्या आप न्यायालय में जा सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आर्टिकल 41 के तहत में ये आपको सरकार ऐसा कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि अब करबे ही करेगी। ये उपेक्षा किया गया है। आपको ये भी पता है कि डीपीएसपी के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो यही पूछा गया था। तो अब देखिएगा, विभिन्न तरह की योजना जो आपके सामने जो रखे जाते हैं, बहुत तरह की योजना जो आते हैं, अब समझ में आ गया ना कि कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, आर्टिकल 41 समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी के लिए क्या कर सकती है सरकार, योजना ला सकती है। जैसे मैं हमने बताया, बीमारी के लिए, बुढ़ापा के लिए, बुढ़ापा में पेंशन योजना भी मिल रहा है लोगों को, ठीक है। फिर बहुत तरह की योजना आते हैं, स्वास्थ्य कार्ड जो आयुष्मान भारत, ये संबंध जो चले आ रहे हैं आर्टिकल 41 के तहत में ही आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया? मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को पहली बार कब जोड़ा गया था? तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कब? तो 1976 में होता है। ये एक समिति थी, कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति, इसके सिफारिश पर जोड़ा जाता है, ठीक है। अब स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर उस समय कितने को मूल कर्तव्य जोड़े जाते हैं? 10 गो, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में कितने को हैं? क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में एक और ऐड कर दिया जाएगा, तो अभी कितने क्या मूल कर्तव्य कितने हो गए? तो 11 गो हो गए, ठीक है। अब मूल कर्तव्य स्वयं सिंह समिति पर लिया गया था, कौन से देश से लिया गया है? तो रसिया से, यानी यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, क्या बोला गया है देखते हैं। कहाँ पे गया? सरदार स्वयं सिंह समिति, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया था? देखिएगा, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो पहले क्रम देख लेते हैं इनका। 11वां तो सबको पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम थे। अब फिर 12वां तो आपको पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम के बाद कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। फिर 13वां की बात करते हैं तो पाटिल के बाद में कौन बने थे? तो यही प्रणब मुखर्जी बने थे, प्रणब मुखर्जी बने थे, ठीक है। 13वें राष्ट्रपति थे। और 14वें कौन हो गए? तो 14वें हो गए कौन? तो ये हो गए रामनाथ कोविंद। 15वें कौन है? अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो बोला गया कि इनको भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न इनको मिला था 2019 में, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु क्या बताना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 3, 35 वर्ष, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष।
अब देखिए किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी है? देखिएगा आर्टिकल 78 की बात करते हैं तो ये प्रावधान क्या करता है कि राष्ट्रपति को आपको पूरी जानकारी देना पड़ेगा प्रशासन से संबंधित। प्रशासन से संबंधित जो भी आप काम कर रहे हैं वो राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति को कौन देगा? तो पीएम देगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल, इस तरह मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी के रूप में, कड़ी का मतलब यही देख रहे हैं ना, बरोगा जिसको आप बोलते हैं, इस तरह से पुल भी बोल सकते हैं। कड़ी के रूप में कौन काम करता है? तो ये प्रधानमंत्री। ये आर्टिकल 78 यही आपको जानकारी देगा राष्ट्रपति को, ठीक है। प्रशासन से संबंधित जो भी काम किए जा रहे हैं वो सभी राष्ट्रपति को जानकारी दिया जाएगा आर्टिकल 78 के तहत में, ठीक है। कड़ी के रूप में भूमिका कौन निभाता है? प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारत के किस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था? देखिएगा बात है 1977 की। 1977 में कौन सी सरकार बनती है? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये प्रथम गैर कांग्रेसी, यानी कांग्रेस से संबंधित ये नहीं थे, ठीक है। यानी कि कांग्रेस की सरकार नहीं थी के 77 में। 79 में क्या होता ना है कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, फिर उसके बाद में क्या कर देते हैं? पहले ही इस्तीफा दे देते हैं। तो समझ जाइए कि पहले इस्तीफा देने वाले व्यक्ति, अविश्वास प्रस्ताव से जाने वाले व्यक्ति यही है। कौन है? तो यही मोरारजी देसाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या में कितने सदस्यों का अंतर? देखिए एक साथ में दो दो चीज को लपेट दिया। उत्तर प्रदेश का भी पूछ लिया, ये बिहार का भी पूछ लिया। इसको कहने का मतलब ये, देखिएगा यूपी की बात करते हैं तो यूपी में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 31 सीट है। तो वहां में लोकसभा की सीट कितनी है? तो वहां पे लोकसभा की सीट 80 सीट है, ठीक है। अच्छा अब बिहार की बात करते हैं। बिहार, तो बिहार में लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। तो घटा लीजिए तो कितना बचेगा? खुद जोड़ लीजिए, घटा करके कीजिएगा तो कितना आएगा? 15 बचेगा ना, तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। संसद भवन की बाहरी परिधि में कुल कितने ग्रेनाइट के स्तंभ है? अब देखिएगा संसद भवन यानी पुरनका संसद भवन की बात कर रहा है। देखिएगा 20 में जब बात कर रहा है तो संसद भवन का उद्घाटन कब क्या उसका बोला गया जा सकता है, जिसको नींव नींव बोलते हैं। नींव कब रखा गया था? तो 1921 ईस्वी में नींव रखा गया था। 1927 ईस्वी में इसको क्या किया गया था? लॉर्ड इरविन के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया था। और जो स्तंभ जो है ना, ऐसे ऐसे स्तंभ, आप गोल गोल जो स्तंभ देखे होंगे आप, आपको दिखाई पड़ता होगा, तो वो स्तंभ 144 गो स्तंभ है। उस तरह के स्तंभ जो है कितने? 44 गो हैं। कितने कितने फीट के हैं? तो 27 फीट के हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कितने स्तंभ हैं? तो 144 गो है। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने भारत आगमन पर संसद को संबोधित नहीं किया था? देखिएगा जिम्मी कार्टर जब आए थे तो ये भारत के संसद को संबोधित किए थे। विल क्लिंटन जब भी आया था तो ये भी संसद को संबोधित किया था। बराक ओबामा भी आया था 2015 के आसपास में, तो ये भी संबोधित किया था संसद को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 2020 में जब आए थे तो ये संसद को संबोधित नहीं किया था, क्योंकि नमस्ते ट्रंप आयोजन किया गया था गुजरात में, जिसमें आपको पता ही होगा, जानते होंगे। तो ये संसद को संबोधित नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो क्या ये सब क्वेश्चन को बताना पड़ेगा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा के स्पीकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने से पूर्व सुमित्रा महाजन किस लोकसभा की सांसद थी? देखिएगा आप नहीं भी इसे पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बता देते हैं कि सुमित्रा महाजन जो थी 2014 से लेकर के 2019 तक में ये स्पीकर के पद पर रही थी, ठीक है, स्पीकर के पद पर। तो कहाँ से सांसद थी? तो ये इंदौर से थी, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। कितने दिनों तक संसद से बगैर अनुमति के अनुपस्थिति रहने पर संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी? देखिएगा आप 60 दिन तक बिना कहे हुए नहीं जाइएगा ना कि हम काहे नहीं आ रहे हैं, 60 दिन तक लगातार, तब आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। कितने दिन तक? 60 दिन तक। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत प्राव- प्रावधानित है? तो क्या बताना पड़ेगा? आर्टिकल 368 कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, भाग 20, ठीक है। आगे देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन नहीं है? देखिएगा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्या बोला गया है कि लोक अदालत में कितने रकम तक के दावे पर विचार किया जा सकता है। देखिएगा, लोक अदालत की बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। कितने अध्यक्ष होते हैं? एक अध्यक्ष और दो को क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें हम कितने रकम तक दावे कर सकते हैं? तो इसमें हम मैक्सिमम 10 लाख तक के रकम को क्या कर सकते हैं? दावे, यानी 10 लाख तक का कोई मामला है, ठीक है, तब हम लोक अदालत में क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। ठीक है, और 10 लाख से ऊपर का मामला है तो लोक अदालत में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि जम्मू एवं कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल, छोड़ दीजिए इसको, करंट अफेयर का है। ठीक है, जनगणना और आर्थिक सामाजिक योजना में कौन राज्य सूची का विषय है? देखिएगा, जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना क्या स्टेट गवर्नमेंट करवाती है? नहीं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, तो ये संघ सूची का विषय है जनगणना। ठीक है, अगर बात करते हैं आर्थिक एवं सामाजिक योजना, तो देखिएगा, आर्थिक एवं सामाजिक योजना राज्य सरकार भी लेकर के आती है और केंद्र सरकार के भी लेकर के आती है। तो दोनों पर जो काम कर रहा है वो कौन? समवर्ती सूची में है। कौन से सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। तो जब समवर्ती सूची में है तो अब खुद बताइए, राज्य सूची के बारे में पूछा है तो ये तो जनगणना तो संघ सूची, ये समवर्ती सूची में, तो दोनों तो होगा नहीं, तब एक ही ऑप्शन क्या बच गया? 4। ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 263 संबंध किससे है? तो ये किससे है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ठीक है, तो इसमें हम आपको ये भी बताए थे, इसके मेंबर 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और कैबिनेट के 6 गो क्या होंगे? मंत्री होंगे। कैबिनेट के 6 गो मंत्री होंगे। ठीक है, और सभी राज्यों के सीएम होंगे। राज्यपाल होंगे क्या? तो राज्यपाल इसके सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वर्तमान में किस राज्य में क्षेत्रीय दल है? देखिएगा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ का क्षेत्रीय दल है, यानी एक पार्टियां है, तो ये है तेलंगाना का, तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का, और कहाँ का? केरला का है। ठीक है, केरला का, 2 जगह का है, दोनों जगह का है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, क्या तमिलनाडु है? नहीं है, तो केरला है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल 12 नहीं, यहाँ 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 2003 में हुआ था। ठीक है, इसके तहत क्या बोला गया था कि जो मंत्री जो परिषद होंगे ये 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि सर्वप्रथम मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग किस वर्ष चुनाव में किया गया? देखिएगा, एक समिति थी, शकधर समिति। ठीक है, शकधर समिति, ये शकधर समिति ने सिफारिश क्या किया था कि जो मतदाता है उसका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, यानी पहचान पत्र होना चाहिए, ये सिफारिश करती है शकधर समिति। फिर उसके बाद में 1993 ईस्वी में इसे लागू कर दिया जाता है। ठीक है, 1993 ईस्वी में इसे क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। तो उस समय कौन थे? टीएन शेषन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में कौन शामिल नहीं है? देखिएगा, वरीयता क्रम यानी सीक्वेंस में सबसे पहले तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति होते हैं, फिर उसके बाद में कौन होते हैं? फिर उसके बाद में उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। फिर उसके बाद में कौन होते हैं? राज्यों में, राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं अपने अपने राज्य में चौथे क्रम पे आ जाते हैं। इसी तरह से सीक्वेंस बनाया गया है। अब देखिएगा, भारत रत्न का भी क्या है? ये सीक्वेंस दिया गया है। लेकिन ये जो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कोई क्रम नहीं दिया गया है। अब हम क्यों नहीं दिया गया जो बताते हैं। अब हम पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इनके जो उपाध्यक्ष जो होते हैं, तो उपाध्यक्ष को जो पद वगैरह दिया गया है वो कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। कैसा पद? तो कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। यानी सुख सुविधा जो भी मिलेगा, जो कैबिनेट मंत्री को मिलता है, वो सब सुख सुविधा कौन से? वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को मिलेगा। ठीक है, तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कोई क्रम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसे क्या दिया गया है? कैबिनेट का जो दिया गया है ना, कैबिनेट का ही, कहने का मतलब कैबिनेट को ही जो भी सुख सुविधा है वो दिया गया है। ठीक है, ये कोई क्रम में नहीं आता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहीं तक था। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा मेहनत दिखा होगा,
कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि चैनल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ठीक है? और हमने कोशिश किया है कि शॉर्ट में ही आपको बताने का कोशिश किया है। थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा, इच्छा होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, अपनों का ख़्याल ज़रूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।